जी। आप सभी को नमस्कार। अ, आज का विषय है जो संगठित उद्योगों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं। जैसे चिप्स हो गया, पापड़ हो गया, अचार हो गया, चटनी हो गया। इस तरह के जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, नमकीन हो गया, इन सब चीजों में, इन उद्योगों में छोटे लघु उद्योगों को दी जा रही चुनौतियां संगठित उद्योगों द्वारा। मैं थोड़ा सा इसको और विस्तार देता हूँ। अभी करीबन 2 महीने पहले हल्दीराम का टेक ओवर एक पश्चिम के एक बहुत बड़े वीसी फर्म ने करने की कोशिश की। और उन्होंने इसके लिए हल्दीराम को एक बहुत मोटा ऑफर दिया, काफी बहुत बड़े पैसे का ऑफर दिया। 13-14 बिलियन डॉलर का वो ऑफर था, उन्होंने उनको दिया और कहा कि मेजॉरिटी स्टेक उनको दे दिया जाए। तो ये एक आम जनता के लिए तो कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो थोड़े से सामाजिक तौर पर जागरूक लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ऐसी क्या कारण आ गए कि इतना बड़ा पैसा वो हल्दीराम में डालना चाहते हैं? क्या कारण थे? क्या उनको दिखाई दे गया? क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे गई? और ये जो पैसा डाल रहे हैं, ये एक तरह से उसको खरीदने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं? तो बात घूम फिर के आती है संगठित उद्योगों पर। और जो कैपिटलिस्ट हैं दुनिया के, जो एक अपने ग्रेटर प्लान के तहत इस तरह के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में जा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसा लगाते हैं, और उसके कई गुना पैसा प्रॉफिट कमा के और उस बिजनेस में कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी अगर हम बात करें ई कॉमर्स क्या कर रहा है? ई कॉमर्स कर ये रहा है कि ई कॉमर्स ने हमें एक ऐसा माध्यम दे दिया है जिसके माध्यम से चीजें जो हैं वो हमें, हम उनको ढूंढ सकते हैं और उनको खरीद सकते हैं, उनको वो कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इससे हुआ क्या? अगर आप ध्यान से इसको समझें तो हुआ ये है कि किस प्रकार से ई कॉमर्स ने हमारे छोटे उद्योग धंधों के ऊपर एक खतरा खड़ा करते हुए और बीच में एक मिडिल मैन खड़ा कर दिया, या फिर बीच में एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जो कमीशन हम से ले जाता है और साथ ही साथ उस उत्पादक से भी ले जाता है जिसने उस उत्पाद को बनाया हुआ होता है। तो ये तो ई कॉमर्स की बात हो गई, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की, लघु उद्योगों की। किसी ने छोटा सा अचार बनाने का यूनिट डाल रखा है, किसी ने छोटा सा पापड़ बनाने का यूनिट डाला, किसी ने ब्रेड बनाने का यूनिट डाला, केक बनाने का यूनिट डाला, किसी ने चटनी बनाने का डाला, किसी ने जूस बनाने का डाला। लेकिन जब उनका कंपटीशन इन ताकतों से होता है जिनके पास अथाह पैसा होता है, जब गर्मी का सीजन आता है तो कोका कोला और पेप्सी अथाह ऐड करते हैं। अभी एक लेस का ऐड चल रहा है जो इतनी बड़े स्केल पे चलाया जा रहा है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा हीरो और उसकी माँ जो पहले हीरोइन होती थी, उन दोनों को लेकर और उसका जो प्रचार है वो इतने बड़े स्तर पे किया जा रहा है कि कोई आम छोटा उद्योग उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और वो प्रचार के माध्यम से और जनता को मतलब उस स्टेज पे ले आते हैं कि चिप्स का मतलब ही वो उसको बना देते हैं।
तो अब ऐसी स्थिति में जब हम लोग सहकारिता की बात करते हैं, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग की बात करते हैं, तो फिर कंपटीशन की बात भी बनती है। कंपटीशन की बात भी करना पड़ेगा, और कंपटीशन की बात में आता है कि जो ये संगठित उद्योग हैं, जो ये एमएनसीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनसे कैसे हम लोग निपटेंगे, किस तरीके से हमारे इनका निपटने का वो है। एक और बात मैं बता के इसको खत्म करूंगा कि अभी एक ऐसे ही पेप्सिको ने एक बहुत बड़ी जमीन को लीज पे लिया, और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से वो लीज पे ली। किसानों की जमीन थी, उसको लीज पे लिया, और वो उस पे पटेटो फार्मिंग कर रहे हैं। वो पटेटो फार्मिंग के लिए जो बीज है वो उनका है, वो बीज और किसी के पास नहीं है। वो बीज उनका है, और वो उस बीज को वहाँ पे उगाते हैं। उससे वहाँ पे पटेटो जो उगता है, आलू जो उगता है, उससे वही उनकी फैक्ट्री पे जाता है, और फिर उससे वो चिप्स बनाते हैं। तो एक तरह का जो बॉन्डेज लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले सिस्टम में उन्होंने चीजों को ले आया है एग्रीकल्चर में। अब ये कुछ हद तक अच्छा भी है, और कुछ हद तक बहुत ही खराब है। तो कैसे आने वाले समय में ये परिस्थितियां बनेंगी जब हमारे समाज में लोगों का कृषि पर से आ, लगाव कम होता जा रहा है, साथ ही साथ नई नई तकनीकों के आने से, नए नए चीजों के आने से भी प्रभाव पड़ा है। तो ये लघु प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो हैं, वो इन बड़े प्लेयर के सामने कैसे टिक पाएंगे, कैसे सहकारिता के माध्यम से इन सब चीजों का हम हल निकाल सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा हमारे साथी श्री ब्रिगेडियर साहब से कि ये जो विषय है, इस पर अपने विचार रखें। ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी। नमस्कार सभी को। आज तो काफी लोग कम लग रहे हैं मुझे। जी, आज सभी लोग आज ओपिनियन बिहार एग्जिट से पोल लगे देख रहे हैं। हाँ। हैं। तो मैं वैसे तो खैर ये इतना मेरा थोड़ी जानकारी भी कम है, पर आप कम लोग हैं, मैं भी छोटे मोटे पॉइंट रख देता हूँ। आपने कहा कि संगठित उद्योगों को, ये जो बड़े उद्योगों द्वारा छोटे उद्योगों को चुनौतियां हैं। तो उनके मेरे विचार से तो एक तो प्रशिक्षण वगैरह में छोटे उद्योग अपना इतना ध्यान नहीं दे सकते, और उनकी क्षमता विभाग है वो भी उनके मुकाबले में बहुत कम है। तो तीसरा पॉइंट है कि बाजार में अप्रोच। तो बाजार में छोटे उद्योग आप जानते हो कि उनकी अप्रोच तो ना के बराबर है। तो उसको उसमें वो भी एक बड़ी चुनौती है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा, वो कोई आने ही नहीं देते। तो उसकी प्रतिस्पर्धा का भी एक विषय है जिनको छोटा उद्योग को ध्यान देना है। और बाजार में तो इन प्रवेश भी मना है। तो बाजार पहुंच पहुंच ही नहीं, बाजार में घुसना भी उनके लिए समस्या हो सकता है, जैसे आपने अभी दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं। और निर्णायक और कानूनी चुनौतियां शायद सबसे बड़ी है। उनके हक में कानून है, वो सारी चीजें अपने हक में रख लेते हैं, लेकिन छोटे उद्योग वाले जो हमारे कोशिश कर रहे हैं कि इसको डेवलप करने के लिए, तो उनके लिए इतना वो कानूनी रूप में तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कहाँ से टेस्ट कराया, इस बात भी आ जाती है। और दूसरा तकनीकी, बड़े उद्योग तो क्योंकि उनका तो बड़ा धंधा है, बड़े उद्योग अपनी टेक्निकी कैपेबिलिटी को डेवलप रखते हैं। तो छोटों को तो बेचारे घर में ही अपने हाथ से ही बनाना है, या जो कुछ करना है छोटी मशीन है, वो भी एक चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये आपने कहा कि ग्राहक को कैसे पहुंचे। तो ये तो सब टीवी और सब जगह एडवर्टाइजमेंट से, और उस पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो छोटे उद्योग उसको करने में असमर्थ हैं।
तो ये दूसरी और भी एक छोटी मोटी चुनौती और भी है, पूंजी की कमी। पूंजी उनके पास कमी होगी डेफिनेटली वो लोअर उससे आते हैं। बाजार की अनिश्चितता, ये भी नहीं है कि उनके पास तो बाजार की अनिश्चितता है, तो स्टोर है, सब कुछ है, पर यहाँ अगर बाजार की अनिश्चितता है तो भी उसमें गुण। जी, आपकी आवाज थोड़ी सी चली गई है ब्रिगेडियर साहब। ये विषय जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और इस महत्वपूर्ण विषय में एक चीज और निकल के आ रही है कि ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ। अभी जो यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज आ रही है? कुछ गड़बड़ हो गई है। तो हाँ, अब आई है। ये मैं कहाँ आवाज तक आ गई। पहुंचा था, रास्ते क्या हैं। जी। तो एक दो पॉइंट ही और रह गए। तो हम्म। रास्ते में नवाचार, नई चीजें बनाने का और नया अनुसंधान की जरूरत है, वो अपने लेवल पर ही, चाहे जैसे प्रकृति आधारित चीजें हैं, जब तकनीक को भी सुधारना है, बाजार के का अनुसंधान करना है कि हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट गांव में ही बिकें या सबको मिला के ही बिकाया जाए, और गुणवत्ता पर नियंत्रण, इसमें भी सुधार करना है कि क्या क्वालिटी कहीं ठीक है या नहीं है। और आपसी सहयोग व साझेदारी, तो ये जरूरी है। और उद्योग का डेवलप करना, इसमें हमारे को एक्सपर्ट के मार्गदर्शन और उनका नॉलेज बढ़ाने की भी जरूरत है। और ताकत को, अपनी ताकत को ग्रुप के रूप में, जैसे हम कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, ग्रुप के रूप में बढ़ाकर नई चीजें ढूंढकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं तो ये संक्षेप में यही कहना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। आ, ये जो विषय है, इसमें एक बात और आती है कि पैसे का प्रभाव। आ, अभी आपने देखा होगा कि जो ग्रोसरी आइटम है, उसकी डिलीवरी में आ, जिस तरह से कंपटीशन आया है, क्विक कॉमर्स ने बाजार में पैर पसारे हैं, और उसके माध्यम से जो बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पाद हैं वो फटाफट पहुंचने लगे हैं, और उन्होंने भी पाउचों और इन सब माध्यमों के माध्यम से बाजार में ऐसा कंपटीशन खड़ा कर दिया है कि कई बार क्वालिटी में मैच नहीं कर सकता कोई एक छोटा उद्यमी, जिस क्वालिटी पे वो लोग काम करते हैं, क्योंकि वो लोग बल्क में ऑपरेट करते हैं। उनके बहुत सारे प्रोसेसेस का ऑटोमेशन हो चुका है, मशीनें आ चुकी हैं, तो मशीनों के उपलब्धता के कारण उनको लेबर पे कम खर्च करना पड़ता है। साथ ही साथ उनको रॉ मटेरियल जो है, जो कच्चा माल है, वो बड़ा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि उसके लिए भी उन्होंने सप्लाई चेन अपनी लोकल और ग्लोबल दोनों बना रखी हैं। और साथ ही साथ उनकी मार्केटिंग चैनल, उनका सप्लाई चेन चैनल और पूरा सिस्टम उनका एक तरह से बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ऐसी स्थिति में अ, छोटे उद्यमी इन बड़े मगरमच्छों से कैसे निपटे? कैपिटल तो बात छोड़िए, यहाँ पर समाज की तरफ से भी उनको सहयोग मिलना बंद हो जाता है। हम लोग ब्लॉक एडॉप्शन की बात कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं जो हैं, समस्याएं के तह तक जाने की भी हमें उतनी ही आवश्यकता है जितना हमें कुछ नया शुरू करने की आवश्यकता है। नया तो हम लोग शुरू ही कर रहे हैं, लेकिन समस्या की तह में गए बिना अगर हम इसको करेंगे तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आगे चलकर एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आएंगी। तो चर्चा इसलिए आवश्यक है। तो मैं आग्रह करूंगा कल्याण दादा से
कि आपने जो उड़ीसा में आपके जो उड़ीसा और अन्य जगहों के अनुभव हैं, जो लघु उद्योग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सामने जो एमएनसीज ने चैलेंजेस खड़े किए हुए हैं, और खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में बताइए कल्याण दादा, और इसका समाधान क्या है ये भी बताइए। कल्याण दादा, आपको आवाज आ रही है? कल्याण दादा, गोपाल जी। जी हाँ भाई जी, साहब नमस्कार। नमस्कार हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार हाँ सबको। नमस्कार। कल्याण जी को हाँ बोलने दीजिए। कल्याण दादा, पहले पहले आप रखिए इस विषय पे बात। मैं फिर से बताता हाँ हूँ, जिस तरीके से एमएनसीज ने छोटी लघु उद्योग इकाइयां जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं, उनके समक्ष चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, और जिस तरह से ई कॉमर्स और जिस तरह से डिजिटल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाज में एक ब्रांड गढ़े गए, और उन के माध्यम से समाज में जो छोटे उत्पाद हैं, छोटे उद्योगों द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं, उनको हे दृष्टि से देखा जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीजों से कैसे निपटा जाए, और कैसे इनको बेहतर किया जा सकता है, और क्या समस्याएं हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं आने वाले समय में? कल्याण दादा। अ, हाँ सबको नमस्कार। अभिषेक जी जिस प्रसंग में ये बात रखे हैं, बहुत ही अभी सबसे चैलेंजिंग जो फील्ड है छोटे छोटे उद्योग के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज अभी सामने आ रही है। मल्टीनेशनल कंपनी, बड़े बड़े उद्योगपति हर चीज में, नमक मिर्ची से लेकर के हर चीज में वो लोग को एंट्री किए हैं अभी। आ, जो 1948 में एक एग्रीमेंट हुआ था तमाम बड़े उद्योगपतियों की, कि हम छोटे छोटे उद्योग को, कि जब वो सोचा जा रहा था कि भारतवर्ष में अ, जब देश आजाद होगा तो देश आजाद के बाद हमने कैसे ये पूरा मैनेजमेंट रहेगा, किस हाथ में क्या रहेगा। तो उस वक्त 1948 में तमाम बड़े बड़े, बाजाज से लेकर के, पोद्दार से लेकर के, बिरला से लेकर के, डालमिया से लेकर के, तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सरकार के साथ मिल करके ये प्रस्ताव रखे थे कि हम छोटे छोटे चीजों में, जो कंज्यूमर आइटम्स होता है, छोटे छोटे चीज में होता है, हम लोग उसमें आप रहेंगे, और बड़े बड़े काम, रोड बनाना, पावर हाउस बनाना, बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा करना, ये सारे काम सरकार को होगी और हमारे छोटे छोटे काम में होगा। लेकिन बाद में जा करके छोटे छोटे काम से फिर बड़े काम में लोग हाथ दिए, और सारे बड़े इंडस्ट्री आज वो भी स्टील बना रहे हैं, आज वो पावर बना रहे हैं, आज रोड वो भी बना रहे हैं, आज तमाम बड़े चीज, इवन तक कि आपके जो एमिनेशन की बड़े बड़े जो बनाने का, युद्ध का सामग्री भी बनाने के काम किए। मतलब छोटे से पिन से लेकर के एरोप्लेन तक सारे काम सारे बड़े उद्योगपति करने शुरू कर। लेकिन वहां भी एक ठहराव आ गया कि भाई ये बड़े बड़े जो कार इंडस्ट्री चला रहे थे, जो पावर इंडस्ट्री चला रहे थे, जो बड़े बड़े चीज चला रहे थे, उन्होंने देखा कि उससे ज्यादा मुनाफा आज छोटे चीज में है। अदानी जैसे तो फॉर्च्यून का तेल निकाल करके, अदानी जैसे फॉर्च्यून का सोयाबीन का बड़ी बना करके उन्होंने एंट्री किए कि भाई हम दाल तक भी बिजनेस करेंगे। आप लोग जानते होंगे 2014 का जो ये हाल हुआ, अदानी ने इतना स्टॉक किया दाल का, जहां 30-40 रुपया में खरीद करके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का उन्होंने करीब करीब उस साल 200 तक, 170 से लेकर 200 तक किलो बेचना शुरू किया। सिर्फ उसी साल उनका 92,000 करोड़ का मुनाफा हुआ सिर्फ दाल बेच करके। आज हम लोग को अगर देखा जाए
कि हर चीज में बड़े बड़े उद्योगपति एंट्री कर रहे हैं, और एक हमारे सामने चैलेंज आया कि ये सारे चीज जो तमाम चीज पहले था, हजारों तरह का बिजनेस था, कि कोई फावड़ा बना रहा था, कोई और कुछ मटका बना रहा था, कोई छोटे एल्युमिनियम का बर्तन बना रहा था, ये तमाम उद्योग को खत्म कर दिया गया एक झटके में। जब टाटा ने एंट्री किया, वो भी फावड़ा बनाना शुरू कर दिया, वो भी दा बनाना शुरू कर दिया, वो तमाम चीज वो बनाना शुरू कर दिए। वो छोटे छोटे उद्योग गांव में खत्म हो गया। करीब करीब 10,000 उड़ीसा में हम लोग एक स्टॉक लिए, 10,000 छोटे छोटे उद्योग खत्म हुआ इस 25-30 साल के अंदर में, 2000 से लेकर के 2025 तक। जबकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 1980-85, उस वक्त वो हजारों दिनों में 1000 सपना दिखाया था, और सचमुच में छोटे छोटे उद्योग भी बनाना शुरू कर दिए थे। उस टाइम इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का नाम पर बनाया गया था, लेकिन वो तमाम सब पड़े हुए खत्म हुआ, और सारे चीज टेक ओवर किए कि इतने बड़े बड़े जो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनका पास जो चीज आप लोगों की चर्चा अभिषेक जी रखे हैं, उनका पास कैपिटल है, उनका पास टेक्नोलॉजी है, उनका पास अच्छे बड़े बड़े मशीन है, उनके पास अच्छा अच्छा स्किल मैनेजमेंट के लोग हैं, उनका पास एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तमाम साधन है। हर चीज जो चाहता है, मतलब कैपिटल से इन्वेस्टमेंट से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के लैंड से लेकर के स्किल लेबर से लेकर के तमाम चीज जो इंडस्ट्री को चाहिए, तमाम चीजें उन लोगों के पास वो हायर कर लेते हैं अच्छे अच्छे। इवन तक कि अच्छे जो पढ़ाने वाला, जो स्कूल में हम लोग कॉलेज में अच्छे लेक्चर पढ़ाते थे, उनको भी वो खरीद कर लिए, भाई हम आकर तुम स्कूल भी चलाओ, एंट्री कर लिए। आज सिर्फ जो प्रोडक्शन में था, आज सर्विस सेक्टर में एंट्री किए, भाई स्कूल भी उनका और हेल्थ भी उनका, तमाम चीज पे वो लोग अभी चले गए। लेकिन उस बीच में थोड़ा हम लोग जब उसका अल्टरनेटिव सोचते हैं, उनके विकल्प की तरह सोचते हैं, क्या सचमुच में वो ही करेंगे? फिर आता है उस वक्त 2-3 हमारे सामने आ रहा है। एक तो एग्जाम्पल की तरह लेंगे हम लोग, जब आजादी के आंदोलन में जब हम लोग फिर ये आवाज उठाए गांधी जी ने कि हम विदेशी चीजों को वर्जन करेंगे, और पहले मैनचेस्टर का कपड़े जो सस्ता मिलता था, अच्छा मिलता था, उसको सारे लोग जलाना शुरू कर दिए। वो एक हमारे सामने एक आइडियल एग्जाम्पल है। उस वक्त भी लोग पूरा मशगूल थे, सारे लोग को मैनचेस्टर का कपड़ा यूज करते थे, सस्ता में पड़ता था, हर चीज में उन लोग का यूज करते थे। वो एक सफल आंदोलन रहा, और लोग फिर अपने जो घर घर में चरखा और गांधी जी का जो दिया हुआ चीज को जब अपना शुरू किए, तो उनका आउट किए मार्केट से। आज फिर हम लोग सोचना पड़ेगा कि ये सामाजिक आंदोलन, ये जब कमर्शियल कैपिटल इंटर्नशिप इतने सारे चीज चल रही है, क्या हम उसको ले सकते हैं कि एक सामाजिक पहले आंदोलन चाहिए, ताकि जब बोलते हैं कि जब कल्चरल रिवोल्यूशन होता है, तब फाइनेंशियल कोई बड़े बड़े चीज भी गिर जाते हैं। वो तमाम देश में हुआ जहां बड़े बड़े आंदोलन हुआ। मैं अगर दिखा दूं, पूरा रशिया से लेकर के, चाइना से लेकर के, जापान से लेकर के, जापान लोग एक भी अमेरिकन चीज को यूज नहीं किए, चाइना की चीज उनका मार्केट से आउट करवा दिए। ये भी कई एक एग्जाम्पल है। वो लोग को क्योंकि इतना सचेत थे नागरिक। आज हम लोग का छोटे छोटे चीज को अगर मार्केट में लाना चाहते हैं, आज भी गुजराती के दुकान में जहां भी देखता हूं, गुजरात के जो गुजरात की चीज को लोग पसंद करते हैं, कि वहां जो नमकीन चीज होते हैं उनका क्वालिटी अच्छा है, इसलिए लोग उनके पास जाते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी दोनों चाहिए। हम नमकीन जैसे बोले कि बीकानेर के नमकीन हर जगह पर उनका इतना आउटलेट है, उनका इतना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उनका चेन इतना बड़ा है, मतलब वो सप्लाई चेन को मजबूत किए हैं। हम लोग को यहाँ हो सकता है कि पहले भी बात हो चुकी है कि एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर इनको अगर रखा जाए छोटे छोटे, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, आपके साबुन खरीद करते हैं
ये कि लाइफ बाय लाइफ लॉक्स का हो, लाइफ बाय हो, 100 ग्राम का साबुन बनाने में उनका बहुत कम खर्च होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल उनका बहुत कम पैसे में खर्च करते हैं। अगर हम लोग उसी लक्स लाइफ बॉय बनाना चाहे 100 ग्राम का, हमारे कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हम कम थोड़ी सी हम मटेरियल खरीद करते हैं। तो इसका एक नतीजा हो सकता है हम लोग कि जैसे बात हुआ, अगर हर ब्लॉक में, हर तालुक में, अगर जिस तालुक में तेल चाहिए, मिर्ची चाहिए, आपको साबुन चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको हर चीज चाहिए, वहीं से प्रोडक्शन होता है। उड़ीसा के सबसे व्हाइट कॉटन, जो कॉटन है सबसे कॉस्टली है, लेकिन वहां एक भी रुई का एक भी धागा नहीं बनता है। उड़ीसा में सब धागा बनता है, सूरत में सब वहीं से कपड़ा बनकर आता है। ये यहाँ पूरा खत्म है। क्या यहाँ बन नहीं सकता है? जहां से रुई बना, जहां वहां धागा बन सकता है, वहां कपड़े भी बन सकते हैं, और वहां भी टेक्सटाइल मिल भी बन सकते हैं। अगर यहाँ उड़ीसा में देखा जाता हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उसको पूर्व एक ले सकते हैं। उड़ीसा में हम जो राई का तेल है, सरसों का तेल है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ सरसों का तेल होते हुए, सरसों होते हुए भी एक ड्रॉप तेल नहीं होता है। एक ड्रॉप। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से लेकर के, डायरेक्टर से लेकर के, वहां एक बंद कर, डायरेक्टर से लेकर के, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से लेकर मिनिस्टर तक इनको रखे। क्या एक ड्रॉप आप बना सकते हैं? क्या आपका डिपार्टमेंट है, आपका करोड़ रुपया महीने में खर्च करते हैं? नहीं हो रहा है। हो सकता है हर ब्लॉक में बाहर के तेल को हम इकोनॉमिक ब्लॉकेज के ये करके हम आने नहीं देंगे। इतना सामाजिक आंदोलन चाहिए, और इतना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप कपड़े से लेकर के, तेल से लेकर के, जो पीपुल्स इकोनॉमी की बात करते हैं, जो जरूरत चीज है, मैं नहीं चाह रहा हूं कि ठीक है आप बनाइए, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को आप मोबाइल बनाने के लिए दीजिए, आप और सारी चीज बनाने के लिए दीजिए, आप टीवी बनाने के लिए दीजिए, आप गाड़ी बनाने के लिए दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं जो भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, क्या जो भी जरूरत चीज है, वो मत बने। वो बने नहीं का सिर्फ पॉलिसी पर। गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाए और गवर्नमेंट को हम लोग मजबूर करवाए, क्योंकि हम गवर्नमेंट को एक ही चीज में डरता है, वो वोट को। अगर ये लोग सोच ले कि जिन लोग, जिस गवर्नमेंट, जिस पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपति को नमक बेचने का अलाउ करेगा, जो मिर्ची बेचने का अलाउ करेगा, जो दाल बेचने का अलाउ करेगा, जो कपड़े का रुई बेचने का अलाउ करेगा, ये चीज में जो करेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। वो एक सामाजिक आंदोलन पर हम ले सकते हैं उसको, हम एक पॉलिसी लेवल पर। दूसरी है, अगर इकोनॉमी का आज है कॉम्पिटेटिव मार्केट, कोई चैरिटी नहीं होता है। अगर कॉम्पिटेटिव मार्केट में हम लोग उतरना चाहते हैं, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में हम 1000 बना सकते हैं कोऑपरेटिव, और वो कोऑपरेटिव बनाने के बाद अगर हम लोग आज रुई खरीद करते हैं, 10 कोऑपरेटिव मिलकर के एक खरीद करेंगे, वहां भाग जाएगा बड़े कंपनी। वही कोऑपरेटिव अपने सामान खरीद करेगा, वो एडवर्टाइज पर नहीं जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में 2-3%, 5%, 10% लोग लेंगे, 90% लोग आज भी खरीद करते हैं, और गांव के छोटी छोटी मार्केट से खरीद करते हैं। वो मार्केट को और मजबूत कर सकते हैं। अगर कोऑपरेटिव में हम लोग एक साथ मिल करके रॉ मटेरियल खरीद किए, हम वो हमारे चिपर पड़ेगा, उनसे भी चिपर पड़ेगा। क्योंकि पूंजीपतियों का सबसे बड़ा खतरनाक है, क्योंकि बड़ा एस्टेब्लिशमेंट, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, वो उनके लिए खतरनाक है। आप पिछले दिन देखते हैं कि बिग बाजार किस तरह बेच गया। बड़े बड़े आज ही भूषण कंपनी पूरा खत्म हो गया, बड़ा स्ट्रक्चर के चलते। वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते हैं बड़े स्ट्रक्चर को। भले ही कुछ दिन तक वो पूरा देते हैं, जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता तो हो सकता है जियो भी खत्म हो जाता। जियो को सरकार ने मदद किए, उसी तरह अगर सरकार छोटे छोटे कोऑपरेटिव को, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, स्मॉल आपको कॉटेज इंडस्ट्री को सब्सिडी देना शुरू किए। जब 5 लाख 10 लाख तक आप सब्सिडी दे सकते हैं बड़े कंपनी को, छोटे कंपनी को क्यों नहीं? ये सवाल आएगा। ये सवाल आएगा जब बैंक का 60%
का आपका इन्वेस्टमेंट लोकल होना चाहिए। आप यहाँ का उड़ीसा का जो भी 25-30 करोड़ की महीना में पैसा जा रहा है दूसरे जगह पर, उस पर भी लोग चेक लगाएंगे। वहां क्यों जाएगा? वहां अदानी को क्यों पैसा मिलेगा? अंबानी को क्यों पैसा मिलेगा? बड़े बड़े पूंजीपति को कोई पुलिस पर भी हम लोग को चोट लगाएंगे। तो दो चीज आता है, एक है कि स्मॉल जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव तेल बनाएगा, ये ब्लॉक भी तेल बनेगा, दूसरे ब्लॉक भी जो इतने सारे हैं हजारों, मात्र 600 जिला में हो सकता है 18,000 छोटे छोटे ब्लॉक होगा। उस ब्लॉक में हर चीज का तैयार करेगा, ये सामान वो ब्लॉक के सामान वो खरीदेगा, वो सामान वो खरीद करेगा। आप जो प्रोस्पेक्टिव मार्केट करवाते हैं, जैसे गुंटूर का पिछले 2 साल से रिलायंस ने गुंटूर का सारे मिर्ची खरीद कर लिया, प्रोस्पेक्टिव मार्केट दिया। जब मार्केट रेट 50 रुपया था, वो बोला मैं 60 रुपया में खरीद करूंगा, नेक्स्ट 10 दिन तक आपको 60 रुपया मिलेगा। सारे किसान ने सारे मिर्ची उनको दिए, और मिर्ची का पाउडर आप कितना में खरीद करते हैं आप जानते हैं। ये कोऑपरेटिव को, छोटे छोटे कोऑपरेटिव बना करके हम लोग उसको मात दे सकते हैं। कोऑपरेटिव को सिर्फ लोग के, जिस तरह का अभिषेक ने शुरू किया, अगर जन जागरण, अगर मास कॉन्शियसनेस, मास अवेयरनेस अगर बिल्डअप हो जाए, तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़े बड़े फाइनेंस, वो खत्म हो सकता है। क्योंकि हमारे फाइनेंस वहां लगा हुआ है, हमारे बैंक के जो पैसा पड़ा हुआ है उनसे लगा हुआ है। वो अगर कभी चर्चा करेंगे कितना पैसा लगा हुआ है, कितना पैसा उनको, उनका अपना ओन कैपिटल कितना है, कोई अपना ओन कैपिटल नहीं लगाए। मैं सिर्फ भूषण को बोलता हूं, जब 10,000 हो सकता है 500 करोड़ का जमीन को दिखा करके ये 50,000 करोड़ लोन ले लिया 4-7 बैंक में उड़ीसा में, और वो बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए, और वो बिजनेस को, भूषण स्टील को टाटा ने खरीद कर लिया 18-20 हजार करोड़ में। बैंक का घाटा क्यों हुआ? क्योंकि जमीन का जो कीमत नहीं था 100 रुपया, उनको करोड़ में दिखाया गया। और वो हमारे पैसा, सामान्य लोग का पैसा, गरीब किसान के पैसा, मजदूरों का पैसा, और जहां भी पैसा है उनका जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा जाकर उनके पास पहुंच जाता। इस तरह हम लोग कैपिटल, हमारे कैपिटल ज्यादा होगा, हमारे टेक्नोलॉजी, हम बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जो हमारी रिसर्च आज है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, तेल का घानी बनाने में, तेल का छोटा मशीन बना करके एक ब्लॉक में 2 लाख लोगों को सप्लाई देने में कितना पैसा खर्च होगा? एक 10,000 में, 20,000 में ये छोटा छोटा टेक्नोलॉजी अगर हर पंचायत में, हर गांव में एक बनना शुरू कर दिए, वहीं से प्रोडक्शन, वहीं से कंजप्शन होगा, और वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उनका जहां तक क्वालिटी की बात होता है, आपका सामने वो क्वालिटी भी रहेगा। तो इसलिए कि छोटे मशीन ज्यादा मुनाफा देगा, छोटे मशीन आपका परिवेश को ठीक रखेगा, छोटे मशीन स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। इस तरह का अवेयरनेस हम लोग को बिल्डअप कर सकते हैं, अगर हम जैसे कार्यकर्ता बनाने में अभिषेक जो प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह के मैं तो सोच रहा हूं कि इस तरह का प्रयास लेट हो चुका है, लेकिन जितना ज्यादा होगा इस तरह का प्रयास, छोटे छोटे नेतृत्व लेकर के हम एक एक ब्लॉक, एक पंचायत, एक एक कस्बा और एक एक जिले को अगर मजबूत कर दें, तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। छोटे उद्योग को, सामान छोटे उद्योग को खरीद करेंगे, जो बोलते हैं लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल। तो जो बात होता है कि अगर मेरे स्वदेशी का जो आप लोग विचार रखते हैं लोग, काफी लोग, स्वदेश मतलब मेरे गांव में अगर सामान है, पहले मैं गांव से खरीद करूंगा, अगर गांव से नहीं है, पड़ोसी में है, पड़ोसी का खरीद करूंगा, अगर पड़ोसी में नहीं है, मेरे राज्य में है, राज्य खरीद करूंगा, अगर राज्य में नहीं है सामान, मैं देश का है, देश खरीद करूंगा, अगर देश में नहीं है, कोई दवाई नहीं है, मैं जिंदा रहने के लिए मुझे कोई दवाई लेना पड़ता है, वो विदेश का है, वो भी लोकल में हम लोग काउंट करके ले सकते हैं। तो इस तरह का विचार को लेकर के एक सामाजिक आंदोलन चाहिए, उसके एक टेक्नोलॉजिकल, एक इनोवेटिव छोटा छोटा मशीन बनाने का काम शुरू करना चाहिए। कोऑपरेटिव माध्यम से बहुत सारी कोऑपरेटिव खड़ा करके, जो बार्टर सिस्टम है, भाई तुम्हारा सामान मैं खरीदूंगा, मैं अपना सामान आपको बेचूंगा, उस तरह का काम हो सकता है। उसके बाद हम स्किल
लेवर जो छोटे छोटे तेल निकालने के लिए कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, कि हम अगर पापड़ बनाने का कोई रॉकेट साइंस नहीं बना नहीं सकते हैं, ये काम भी हमारी स्किलिंग कर सकते हैं। काफी लोग को एंगेज मिल सकता है, उनका सहयोग मिल सकती है। ये तमाम चीज हम लोग को बड़े बड़े पूंजीपतियों को मात दे सकते हैं। मैं कई एक कोऑपरेटिव का नाम ले सकता हूं जो यूरोप से है, जो है, तो मैं कई एक आपको लिंक भेज दूंगा, जो आज भी मॉडल बना करके रखे हैं। वहां उनके सामने बड़े बड़े कंपनी भी हार चुके हैं। दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो सरकार है, सरकार नीतियां है, ये सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों को सपोर्ट देने के लिए बना है। 1948 से बना है, आज तक तो और मजबूत हो गई है। तो उस मजबूती को लोग के सामने हम रखने की जरूरत है। और छोटे चीज को स्मॉल इज ब्यूटीफुल कह करके हम ये कर सकते हैं। लोग वहीं से जहां 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 उत्पादन वहीं उद्योग, और वहीं से खत्म, इस तरह के प्रयोग के हम लोग कर सकते हैं। मैं तो देख रहा हूं कि बड़े बड़े पूंजी बने, मैं छोटा सा प्रयोग किया था 1940 सॉरी 2014 में। मैं एक छोटा सा कंज्यूमर स्टोर बना करके किए थे, जहां ये स्थिति ऐसी है कि अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, मैं करीब करीब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिए थे एक ग्रोसरी दुकान में, जहां 4-5 आसपास के दुकान को मैं खरीद कर लिए, क्योंकि मेरे साथ compete नहीं कर पाए। तो कंपटीशन में जब आता है, उसको कैसे compete हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे ये अनुभव रहा, जब मैं 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके 4 छोटे छोटे दुकान को, जिसका 50,000 1 लाख का जो अपना परिवार चला रहा था, उसको मैं खत्म कर दिया। रिलायंस जैसे स्टोर की, कस्को जैसे स्टोर की, बड़े बड़े जो स्टोर चला रहे हैं, वो स्टोर कई हजार, कहा जाता है कि 4,000, बिग बाजार जब आया था, बिग बाजार ने 4,000 छोटे छोटे दुकानदार को खत्म कर रहा था। आज रिलायंस भी उसी तरह कर रहे हैं, और रिलायंस से बड़ा और निकले, जो आप जो ई प्लेटफॉर्म दिए, जैसे फ्लिपकार्ट हो कि अमेजोन हो, कि इस तरह का जो बड़े पैमाने पर पूरा डायरेक्टली प्रोडक्शन से लेकर के डायरेक्ट कंज्यूमर तक भेज देता है, वो ज्यादा मुनाफा कमीशन लेते हैं। उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि जब लोकलाइज हो जाएगा प्रोडक्शन, तो फिर दादा, लोग। हाँ, देखिए, ये आपने तो पूरी सारी बात रख दी। अभी बहुत सारे साथी बचे हुए हैं, और ठीक है, ये क्योंकि ठीक है, मैं परिचर्चा मेरे है तो यही 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 मैं समाप्त करता हूँ इसका। ये चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम चैलेंज को डरते रहेंगे, एक उनका पास जो एक बड़े छोटे छोटे उद्योग का जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो जाएगा। इसको हम अपॉर्चुनिटी सोच करके बड़े उद्योग को हम चैलेंज देने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। जी, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें, और अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही लिया जा रहा है। इसका प्रयास यही है कि हम समाज की सोच बदलते हुए, समाज को साथ में लेते हुए, और स्थानीय स्तर पर सहकारिता के माध्यम से, सहकार के माध्यम से, और व्यक्तिगत स्वावलंबन के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से इस तरह के उद्योग धंधे खड़े करवाएं और खड़े करने में सहायक बने, जहां पर लोग इन आने वाली भविष्य की चुनौतियों से और वर्तमान की चुनौतियों से निपट सकें, और सामाजिक सोच बदले, और साथ ही साथ इन संगठित अ, उद- उद्योगों से ये छोटे उद्योग लड़ सकें। तो बहुत विस्तार से दादा आपने बताया, बहुत बढ़िया ये सारी बातें बताई। अभी हमारे बीच में कुछ कई सारे वरिष्ठ साथी हैं इसमें। इसमें प्रोफेसर अरुण तिवारी जी हैं, एक क्रिस्टोफर जी जुड़े हुए हैं। मैं क्रिस्टोफर जी को नहीं जानता। कृपया वो अपने बारे में बताएं और इस विषय के बारे में विचार रखें, क्रिस्टोफर जी। और जो हमारे अन्य साथी हैं, वो भी इस विषय पे विचार रखें, गोपाल जी, प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, क्रिस्टोफर जी। कोई भी अपनी बात रख सकता है पहले,
क्योंकि हम इस मीटिंग का सार्थक समापन उसी को मानेंगे जब एक मोटी मोटी कार्य योजना के आउटलाइंस हम लोग बना लेंगे। तो अ, अरुण प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, जी पहले जी आप, जी फिर गोपाल जी, फिर इसके बाद। जी जी। जी जी जी। जी। ओ जोहार। मैं जोहार। अभी, हाँ, मैं बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और प्रयास रहता है कि नेतृत्व शाला में हर दिन मैं जुड़ करके इससे कुछ सीखने का, अपने अनुभव का साझा करने का हम लोग को मौका मिल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ कि अभी जो वेस्ट बंगाल में या महाराष्ट्र में इस तरह का है, ये हमारे यहाँ भी मेजर इन क्षेत्रों में प्रॉब्लम है। झारखंड में भी लैंड की मामला हो या कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की संचालन जो हो रहा है, जैसे अभी लेमन ग्रास हमारे यहाँ बहुत व्यापक असर पर हो रही है। लेमन ग्रास से लेमन का लिक्विड तैयार करने के लिए प्लांट बैठा हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है इसमें कि सही मूल्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अभी मैंने नंगे पहाड़ हो रहे नंगे पहाड़ को बचाने की कोशिश किया है। जहाँ से पत्थर ही नजर आते हैं वहाँ हमने शरीफा और बरगद का पेड़ लगवाने का हम लोग अभियान चलाए हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि फॉरेस्ट द्वारा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप उनकी संपदा का करके उसको बचाने के नाम पर ये अड़चने आ रही हैं। और बहुत सारा है लघु उद्योग के क्षेत्र में प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ कोयला है, हमारे यहाँ बक्साइट है, हम इसमें जो है सो बहुत धनी हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जो मजदूर हैं उनको सही समय पर पलायन यहाँ से जारी है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लिमिटेशन है। यूनियन यहाँ पर इतनी हावी है कि वो सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं तो चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा बढ़िया प्रयास नेतृशाला का है। कम से कम एक बार मिलने जुलने का वो भी समय बहुत उपयुक्त है, ये जारी रहे। और मौका मिलूंगा तो मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ नेचर प्रकृति विश्वविद्यालय से एक मैंने संचालन किया, बहुत कम ही दिनों का, 5 महीने का छोटा बच्चा है, इसके माध्यम से भी मैं रख सकता हूँ परिवेश और अपने परितंत्र, अपने क्षेत्र के आधार पर भी मैं बातें रख सकता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ, चूँकि समय ज़्यादा न लेते हुए, सबों को प्रकृति विश्वविद्यालय की ओर से, झारखंड की ओर से जोहार। धन्यवाद प्रोफेसर अरुण जी। गोपाल प्रसाद जी। गोपाल जी। गोपाल जी। हाँ जी, नमस्कार। जी। देखिए, आज का जो विषय है तो आपने और हमारे कल्याण आनंद जी ने प्रायः अधिकांश बात तो रख दी है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। लेकिन मैं इसको इस रूप में देखता हूँ, उन सारे बातों को समाहित करते हुए, कि अब वास्तव में जो कार्य करना है अभियान के रूप में, उस अभियान का जो हेडलाइन है वो स्थानीयता, स्वदेशी, स्वाभिमान से ग्राम स्वराज का संकल्प। स्थानीयता, स्वदेशी, स्वाभिमान से ग्राम स्वराज का संकल्प, इस मॉड्यूल को हमें जोरदार तरीके से उठाने की आवश्यकता है। तो और इसको जन जन तक पहुंचाना, उसके महत्व को लेकर के, उसकी चुनौतियों से लेकर के, और आगामी भविष्य में क्या स्थिति होगी और उसका हस्र, उसका परिणाम से कौन कौन प्रभावित होगा और कैसे प्रभावित होगा, इन सारे चीजों को बताने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन चीजों पर रिसर्च का जो रिपोर्ट है, जो समीक्षात्मक रिपोर्ट है, वो हमारे जो लोग हैं, तो आज तो मैं बड़ा निराशात्मक में हूँ कि संख्या बड़ी कम है। हम सभी का ये कर्तव्य ये भी बनता है कि जितने लोग मौजूद हैं रेगुलर प्रायः, तो हम सभी साथियों का ये कर्तव्य है कि अपने अपने समान विचारधारा वाले साथियों को इस नेतृत्वशाला के अभियान में जोड़ें, जोड़े भी, और लोगों को डिबेट के माध्यम से बताएं कि एक संस्था ऐसी भी है, एक नेतृत्वशाला ऐसी भी है, जिसमें आपसे कुछ नहीं लिया जाता, लेकिन आपको वो चीज मिलेगा जो आप स्कूल में, कॉलेज में अध्ययन करने के उपरांत भी प्राप्त नहीं कर सकते। हर दिन एक नया चैप्टर, हर दिन एक जीवन जीने की कला। तो ये बड़ा आवश्यक है।
तो ये दो बातें विशेष रूप से है, एक आंदोलन और अभियान को एक शेप देने का, एक संकल्प लेने का, शपथ लेने का, एक शपथ पत्र के रूप में भी प्रचारित और प्रसारित करने का, यानी इसको जिस रूप में भी आप कहिए, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, और गांव-गांव जाकर के जिसको हमारे गोविंद जी कहते हैं, जो जहां है वहीं से आवाज लगाए। जो जिस रूप में अपनी सेवा दे सकता है, वो उसी रूप में अपना सेवा दे। कोई 5 रुपए से दे सकता है, कोई 5 मुट्ठी अनाज से दे सकता है, कोई कलम से दे सकता है, कोई ब्रेन से दे सकता है, कोई कनेक्टिविटी से दे सकता है। लेकिन आज जो वैश्विक चुनौतियाँ हैं, आज जो मल्टीनेशनल कंपनियों का जो मायाजाल है, तो ये बड़ी मछलियाँ हमेशा छोटी मछलियों को निगल जाना चाहती है। और उसके परिणाम तो ये है कि अ, अब इस देश में जैसे गरीबों को और छोटे लोगों को रहने का अधिकार ही नहीं रह जाएगा, जिस तरह का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और उसके आगे का जो हम परिदृश्य जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो वैश्विक स्तर स्तर पर जो षड्यंत्र चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ हो रहा है। ये जितनी नीतियाँ और सरकार की नीतियाँ बनती हैं, तो कहीं न कहीं वो वैश्विक नीतियों से सीधे संबंधित होती है। उनको उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है। खैर ये ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें मैं विद्यार्थी आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो इसके बारे में विशेष रूप से तो अभिषेक जी हमेशा सेलेक्टिव विषयों को इसलिए उठाते हैं कि वो प्रायः सिलेबस में वो विषय आपको खोजते हुए नहीं मिलेगा। तो वो और लेकिन वो एक यक्ष प्रश्न है, एक वैश्विक एक जो है रिलेवेंट इश्यू है, और हम सभी लोगों को ये सोचना पड़ेगा, प्रश्न कौन-सा विषय उठाया जाए, ये विषय का सिलेक्शन और उस विषय पर अध्ययन और उस विषय को चुनौती के रूप में लेकर के अपनी भूमिका क्या हमारी हो, ये हम सभी लोगों को सोचना है। केवल बौद्धिक दृष्टिकोण से डिस्कोर्स के दृष्टिकोण से केवल सुन लिया और इस कान से सुन लिया, उस कान से निकाल दिया, तब तो ये निष्फल हो जाएगा। हम सभी लोगों का ये प्रयास है कि जितना हम सीखें, ट्रेन द ट्रेनर्स की भावना से हम दूसरों को भी सिखाएँ, और पे बैक टू सोसाइटी की भावना से हम अधिक से अधिक लोगों को, समाज को जो हम सीखे हैं समाज से, वो समाज को पुनः वापस करें। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। हमारे अ, अन्य साथी जो इस विषय पे अभी बात रख नहीं पाए हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा। इसमें एक बात मुझे कहनी है कि जब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं और जो चर्चा खत्म होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर, अधिकांश जगहों पर हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हम जिस मार्ग से चलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और सफलता पाना चाह रहे हैं, वो एक सही मार्ग है, ये निकल के आता है। अब इसमें एक दो बातें और हैं कि जितने भी विषय हैं, जितनी भी समस्याएं हैं और जो भी समाधान है, वो होलिस्टिक हैं। होलिस्टिक एक डिमांड है, एक समग्रता पर काम करते हुए हम इन समाधानों को प्राप्त कर सकते हैं, इनका उपाय खोज सकते हैं। अब जैसे कल्याण दादा ने बोला कि हमें समाज में एक आंदोलन चलाना है और उस आंदोलन के माध्यम से जो है ये चीज को आगे बढ़ाना है, इसको जन जन तक लेके जाना है। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव बोलता है कि ये शायद आंदोलन एक आंदोलन से नहीं होगा, हमें ऐसे बहुत सारे आंदोलनों पे एक साथ काम करना पड़ेगा। और जब हम साथ में अलग अलग आंदोलन चलेंगे और उनके बीच में समन्वय स्थापित होगा, तो शायद हम कुछ ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक आंदोलन जो है वो सारी समस्याओं से कभी भी निपट नहीं सकता, उसमें वो अक्षम साबित होगा। और विषय भी हमें एक समग्र दृष्टि में उठाने होंगे, लेने होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विषय से भी नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विषय से भी नहीं होने वाला,
सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विषय से भी नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषय से भी नहीं होने वाला, लेकिन इन सभी विषयों की आवश्यकता है। अब जितने भी हमारे महापुरुष हुए पिछले 100-150 साल के, 200 साल के, क्योंकि ये जो नई राजनीतिक व्यवस्था बनी, तो उस व्यवस्था में बेस्ट मॉडल क्या हो सकता है, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है जिस पर काम करते हुए हम लोग उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, एक अच्छा समाज बना सकें और समाज को सही दिशा में ले जा सकें। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। वो गांधी ने भी प्रयोग किए थे, गांधी से पहले भी जो लोग थे उन्होंने भी प्रयोग किए थे और ये प्रयोग लगातार चलते रहे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रयोग हुए थे उनमें से उनके क्या निष्कर्ष आए, क्या सफलताएं मिली, क्या विफलताएं मिली। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम चीजों को समझेंगे और उसको मतलब लेकर आगे बढ़ेंगे तो शायद हम कुछ अच्छा एक एक अच्छे कंक्लूजन पे जा सकते हैं और वहां पर जो है उस जगह से जब हम शुरुआत करेंगे तो गलती होने की संभावनाएं कम होगी। तो अभी जो हमारा प्रयास है कि जो चाहे वो गांधी के प्रयोग रहे हों, चाहे वो विनोबा के प्रयोग रहे हों, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति के पुस्तक लिया और उस पे जो बातें लिखी, या फिर जो अंत्योदय की बात दीनदयाल जी ने की, या फिर अन्य जो लोग आए और अन्य जो विचारधाराएं हैं उनकी अच्छाइयाँ और उनकी बुराइयाँ। तो जो भी बेस्ट हो सकता है, जो सब बेहतर हो सकता है उसको ले करके और इस कार्यक्रम में जोड़ना ताकि पिछली गलतियां न दोहराई जाए। नई गलतियां हो सकती हैं क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। तो पुरानी गलतियां न दोहराई जाए इसका प्रयास हमें करते रहना होगा। नई गलतियां अगर होती हैं तो उसके लिए तो चलता है कि ठीक है, हमें मालूम नहीं था तो कुछ हो गया, लेकिन गलतियां कम से कम हो, इसलिए इस चर्चा ज्यादा हो रही है और चर्चा के साथ साथ उस पर काम करने का प्रयास भी चल रहा है। जिन साथियों के प्रोजेक्ट हैं, जिनको लगता है कि उनके क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट पे काम हो सकता है, वो जरूर बताएं। व्यक्तिगत तौर पे करना है, छोटे समूह के तौर पे करना है, या सहकारिता समूह के तौर पे करना है, तीनों के लिए ये ओपन है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन में भी 24 और 25 को अन्ना हजारे जी के यहाँ मीटिंग है, उसकी सूचना सभी लोगों को दी गई। जिसको भी लगता है कि वो वहाँ पहुँच सकता है और जो वहाँ के नियम अनुशासन हैं उसको मानने को तैयार है, तो वो साथी वहाँ सादर आमंत्रित है। और इस तरह के कार्यक्रम हर महीने 2 महीने में होते रहेंगे कि ऑनलाइन कार्यक्रम में कई बार पूर्णता नहीं होती है, तो उसको पूर्णता देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। हमारे बीच में अलका दीदी भी जुड़ी हुई थी, अभी अभी शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो ऐसे लोग हैं वहाँ पर, वो भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। और सुभाष पालेकर जी का भी फोन आया था मेरे पास, शायद वो भी जुड़ेंगे। और अन्ना हजारे जी तो रहेंगे ही, तो कुछ वरिष्ठ लोगों का हमें सानिध्य मिलेगा और हम लोग कुछ अच्छा एक वहाँ से सीख कर निकलेंगे, तो ऐसा प्रयास रहने वाला है। साथ ही साथ ये जो आज का विषय है, तो इस विषय में अभी कुछ साथी हैं जिनके अभी बात नहीं आई है, विचार नहीं आए हैं, तो मैं चाहूंगा स्वेच्छा से वो अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं बलदेव जी को आमंत्रित करूंगा। बलदेव जी आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो बलदेव जी आए और इस विषय को आगे बढ़ाएं। आदरणीय बलदेव जी। नमस्कार। बहुत अच्छा विषय आज चल रहा है। जैसे हमारे कल्याण जी ने बड़ा अच्छा विशेष रूप में रखा कि किस प्रकार छोटे जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, दुकानदार हैं, छोटा व्यवसाय करने वाले जो हैं वो खत्म होने वाले हैं, खत्म हो रहे हैं। और बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं, जैसे कि अमेजोन कंपनी है, उसको ऑनलाइन बिजनेस
प्रकार की अनेक कंपनी है। अब घर घर लोग डिलीवरी कर दे रहे हैं और छोटे दुकानदार जो हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो इसका बहुत डटकर हमें मुकाबला करना चाहिए और जो लोग छोटे दुकानदार हैं उनसे संपर्क करके उनके बीच में जाकर के ये बात रखी जाए। उस अब सब लोग अगर प्रेशर बनाएंगे, जैसे अभी कल्याण जी ने कहा 1948 में ने कहा कि हम छोटे लोगों को उठाएंगे, परंतु छोटे लोगों को उठाना कहाँ, तो उनको बिल्कुल दबा दिया। छोटे दुकानदार जो है करोड़ों की संख्या में है। अभी मुझे लगता है कि लगभग 20-25 को ऐसे छोटे दुकानदार हैं जो कि अपने कारोबार से हाथ धो बैठे हैं बेचारे। अब बड़े बड़े उद्योगपति और जो ऑनलाइन बिजनेस में बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां हैं अपने देश में, अमेरिकन कंपनियां जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं वो घर घर सामान पहुंचा रही हैं। इससे छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी और छोटे उद्योगपति वो सब नष्ट होते जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को जनता के पास देखिए जनता जो है निरीह है बेचारी। अब जनता, ये छोटे दुकानदार हैं, वो क्या करें, उनको कोई आलम्बन मिलता नहीं है। अगर उनकी बात उठाने वाला कोई हो, जैसे आज हम इस उनकी बात को उठा रहे हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे अब लोगों को पता चलने लगेगा कि ये हमारे बारे में विचार करने वाले कोई हैं, तो लोग हमारे साथ आएंगे सीधे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, देखिए वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सबसे मतलब घातक है। राजनीतिक जो व्यवस्था है वो केवल मात्र उद्योगपतियों को पुष्ट करने में लगी हुई है और छोटे दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों, छोटे उद्योगपतियों के बारे में उसका चिंतन बिल्कुल जीरो है। इसलिए हमें ये भी करना पड़ेगा कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम कैसे हैंडल करें और कैसे मतलब उसमें अपना वर्चस्व बनाएं। तब जाकर के हमें मल्टीपर्पज काम करना पड़ेगा। हमें समाज को साथ लेना भी है और समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको आश्वस्त करना है। उसके साथ साथ उनका सहयोग लेकर के वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उसको भी चुस्त दुरुस्त करने का हमने प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो काम चल पड़ा अब बढ़ता जाएगा। बीच में कुछ ब्रेक भी आ रही है, जैसे कुछ लोग जैसे अब गोपाल जी कह रहे थे कि हमारी संख्या 40-45 तक हो जाती थी, आज 12-15 तक रह गई। तो ये क्यों रह गई है, जो लोग लगातार आते थे वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनसे भी हमें संपर्क करना चाहिए और इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते रहना चाहिए ताकि हम जो व्यवस्था हम चाहते हैं वो हम उस व्यवस्था को ला सकें और लोगों के हित का काम हम कर सकें। धन्यवाद। अभिषेक जी आगे चलिए। हाँ, साउंड नहीं आ पा रही है। हाँ, सुन नहीं आ पाइए। अभिषेक जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ चलो अभिषेक अब जी कोई। नहीं है तो महेश्वरी पांडे जी आप नेक्स्ट बोलिए। हाँ हाँ पांडे जी आप बोलिए, आप आगे अगले व्यक्ति को बताइए आप। हाँ, देवदत्त कुमार जी हैं। सभी को नमस्कार। हम्म, अ, ये जो कल्याण जी, आनंद जी ने जिस प्रकार से बात रखी है वो भारत और भारतीयता की सोच रखने वाले सभी लोगों की चिंता है और इस पर हम लोग काफी दिनों से चिंतन शिविरों का आयोजन कर भी रहे हैं और इस दिशा में लगातार प्रयास चल रहे हैं। संसाधन कम होने की वजह से हमारे प्रयास छोटे हैं, लेकिन इरादे हमारे मजबूत बने हुए हैं और इस दिशा में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो अभी बात शुरू हुई कि हमारे ग्रामीण उद्योग फावड़ा से लेकर के छोटी छोटी चीजें कैसे उद्योगपतियों के हाथों में चली गई और लोकल स्थानीय उद्योग जो है तबाह कर दिए गए। उसी के साथ साथ रोजगार और पलायन और गरीबी भी बढ़ती गई और
बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के हाथों में काम नहीं रहा और स्थानीय जरूरतों के लिए बड़े बड़े उद्योगपति घरानों से हम अपनी छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए गांव के लोग मजबूर हो गए। तो ये जो नेतृत्वशाला कार्यक्रम है, खासकर ब्लॉक एंड विलेज एडाप्टेशन प्रोग्राम, ये उस व्यवस्था को, हमारी स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का इसमें हमें स्वप्न दिखाई दे रहा है कि अगर ये स्वप्न साकार हुआ तो 600 से अधिक जिलों में और सभी ब्लॉक अगर हम आच्छादित कर ले गए, और भले ही आज नहीं, आज के 10 साल बाद भी हम गांव-गांव तक हमारी सहकारी आंदोलन पहुंच गया, ये कार्य योजना पहुंच गया और सभी विषय उसमें सहकारिता तो एक व्यापक क्षेत्र है, उसमें जो है स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी, जैसा कल्याण जी ने बताया, और ये घरेलू जरूरतों की चीजों का उत्पादन से लेकर विपणन की चेन, और स्वास्थ्य, शिक्षा और सर्विस सेक्टर के जितने भी आवश्यक हैं, और दूसरी चीज जो हमारी खेती को विषय ला करके जो एक स्वास्थ्य समस्या, व्यापक स्वास्थ्य समस्या हमारे देश में क्रिएट की गई है, और ये एक साजिश के तहत ये क्रिएट कर करके और विदेशी दवा कंपनियों द्वारा यहाँ पे अपने उत्पाद डंप करके लोगों को पहले बीमार करो, फिर दवाई दो, फिर उनका आर्थिक दोहन करो। आज तो लोग बात में कहते हैं कि परिवार में सदस्य भले बचाओ, लेकिन घर नहीं बचा है जहाँ बीमारी नहीं और जहाँ एलोपैथिक दवाएं यूज नहीं हो रही हैं। ये एक कड़वी हकीकत है। तो इस क्षेत्र में ये जो एक ब्लॉक एडाप्टेशन का कार्यक्रम सहकारिता के माध्यम से डिजाइन किया गया है, इसमें हम लोग अगर सफलता पाए तो ये जो हमारी नष्ट, भ्रष्ट और त्रस्त व्यवस्था है, उसको हम पुनर्जीवित करने में कामयाब हो सकते हैं। और इस तरह भी कामयाब हो सकते हैं कि ये पूंजीपति लोग और सरकारें कितनी भी ताकतवर हों, लेकिन ये हमारे स्थानीय इस व्यवस्था को, इस सहकारिता के माध्यम से, जो हमारी स्वतंत्र सहकारिता है, ये लोग किसी भी सूरत में डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जब गांव के आदमी को काम मिलेगा, उसके हाथ में 2 पैसा जाएगा, तो फिर उसको प्रलोभन ये लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कितनी भी एमएनसीज है, वो सबको रोजगार देने में सक्षम नहीं है। वो मशीनीकरण की हिमायती है और कुल मिला के उत्पादन लोगों से छीन करके सप्लाई चेन बना करके और आर्थिक दोहन उनका उद्देश्य होता है। तो इस तरह से ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ सकते हैं, और लगातार इस पे काम चल रहा है। भले हम लोग आज 12-13 लोग हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सैकड़ों की संख्या में हैं, वो ऑनलाइन नहीं जुट पाते हैं, सबके पास समय का कुछ थोड़ा होता है, लेकिन वैचारिक रूप से सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें निराश होने की बात नहीं है, और हमारे वरिष्ठ लोग लगातार कार्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं, और रोज बैठकें हो रही है ऑनलाइन, और रोज तैयारियां हो रही हैं, और पिछले 6 महीने से अधिक से लगातार मेहनत चल रही है। तो कल्याण जी अभी हैं जुड़े हुए हमारे साथ कि चले गए? हेलो। लगता है चले गए। कल्याण जी हैं जुड़े हुए। हाँ, तो एक सवाल है, अभिषेक जी आप भी उत्तर दे सकते हैं हमारा, कि आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो पिछले कुछ दशकों से ये जो सरकारी सहकारी आंदोलन था, वो मृत प्राय हो गया था। इसमें एक नई जान फूंकने का प्रयास चल रहा है। नया बजट अलॉट हुआ है और नई कार्य योजना और नीति बनी है, और आज ही हम कहीं अखबार में पढ़ रहे थे कि नया ये कोऑपरेटिव एक्सपो शुरू हुआ है, और कोऑपरेटिव डीजी पे ऐप और कोऑपरेटिव लोन ऐप लॉन्च हुआ है।
तो ये इस दिशा में कितना कारगर होने वाला, इसका भविष्य क्या देख रहे हैं आप, अनुभवी लोग हैं, जरा हमें इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आवाज बंद हो गई क्या बात? आवाज आ रही है? हाँ, हमने तो सवाल हाँ हाँ आवाज आ रही है। हमने प्रश्न रखा है एक, और उत्तर की अपेक्षा चाह रहे हैं। ये कॉपर सोसाइटी के बारे में। अब ऐसे ना देश भर में एक कॉपर सोसाइटी का एक कार्यक्रम चल रहा है। एक नेशनल कॉपर सोसाइटी बनी हुई है, सुभाष नालंगे जी उसके चेयरमैन हैं। और उसके साथ साथ हर स्टेट में एक उसकी कॉपर सोसाइटी होगी। तो एक तो नेशनल कॉपर सोसाइटी होगी, उसका तो 11,000 रुपया उसका तो है, तो चंदा डोनेशन क्या उसका शेयर होगा वो। और उसके बाद फिर स्टेट की जो है उसको 5,000 रुपया हमने सोचा है। और डिस्ट्रिक्ट की जो है उसमें 2,000 और ब्लॉक की 1,000, ये उनका मतलब शेयर होगा। और जैसे जैसे जहाँ जो चीज उत्पन्न होती है, जो मतलब उत्पाद होता है, जैसे हिमाचल में सेब होता है, तो हिमाचल का सेब जो है कॉपर सोसाइटी के माध्यम से जाएगा, बम्बई जाएगा, मद्रास जाएगा, कलकत्ता जाएगा, और वहाँ बिकेगा, वो ठीक रेट पर बिकेगा। और उसका जो प्रॉफिट होगा वो मतलब उस हिमाचल के लोगों को, गांव के लोगों को मिलेगा, जो सोसाइटी मतलब वो जो शेयर होल्डर होंगे उनको मिलेगा। इसी प्रकार पंजाब में अनाज होता है, तो अनाज जो है वो वहाँ पंजाब से उठेगा, और जहाँ अनाज की कमी है वहाँ अनाज पहुँच जाएगा। और हिमाचल में जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो जड़ी बूटियाँ हिमाचल से उठेंगी और वो अपने सारे देश में जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ पहुँचा दी जाएंगी। इससे क्या होगा, जो जो अपने कॉरपोरेट सेक्टर है जो कि लूट मचा रहा है, तो उसकी लूट जो है उसमें कंट्रोल आ जाएगा, और वो लोगों को उसका ठीक रेट जो है वो लोगों को उसका मिलेगा चीज़ का। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम हिमाचल में एक व्यक्ति हमें मिला, वो कहते हैं कि मेरे पास क्विंटलों के साथ कुठ पड़ी हुई है। कुठ जो है आयुर्वेदिक बूटी है, जड़ी है। और गेंदे का फूल कहते हैं मेरे पास क्विंटलों के हिसाब से पड़ा हुआ है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने लेमन ग्रास मेरे पास कुछ 4 क्विंटल पड़ा हुआ है। अब जहाँ ये पड़ा हुआ है वो उसको वो कॉपर सोसाइटी उठाएगी, और जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ उसको भेज देगी, तो उसको व्यक्ति को उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। और जहाँ उसकी कमी है वहाँ उनको लोगों को चीज मिल जाएगी। तो ये कॉर्पोरेट सोसाइटी जो है वो सारे देश में है, इसको बना रहे हैं, और इसके सदस्यता बनती जा रही है। सारे नेशनल जो हमें इसके कॉर्पोरेट सोसाइटी के जो डायरेक्टर हैं 20 बन चुके हैं। इसी प्रकार स्टेटों में काम शुरू हो रहा है, और डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर ब्लॉक में काम शुरू हो जाएगा। फिर ये सारा जो है सर्कल सारे देश में चलेगा। तो इस सोसाइटी के माध्यम से जो भी शोषण हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा, वो शोषण रुक जाएगा, और लोगों की चीज़ें जो है वो ठीक रेट पर मतलब बिकेंगी, लोगों को अच्छे रेट पर, सस्ते रेट पर मिलेंगी, और उनका प्रॉफिट उसको मिलेगा। ये है कॉर्पोरेट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। इनका प्रश्न ये है थोड़ी इनका प्रश्न, महेश्वरी जी, आपका जो प्रश्न है वो इन्होंने जो हमारा ग्रुप कराया है वो सूद साहब ने बहुत अच्छी तरह बता दिया। उसको तो हम करेंगे। जो आपने शायद पूछा है वो ये है कि सरकार में कुछ चेंजेस आई है 25 जुलाई या अगस्त सितंबर को। अभी काफी थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया है कि इसमें जैसे आपने ठीक बोला है कि कोऑपरेटिव वो एग्जीबिशन भी हो रही है, और इसको फिर से दोबारा, क्योंकि पुरानी कोऑपरेटिव में फेलियर के कारण अभी कुछ जान फूंकी गई है, नए रूल वगैरह भी, और कुछ अच्छे कोशिश है। तो वो एक वो विषय हमारे इस ग्रुप से अलग है। वो जरूर कुछ हुआ है, उसका भी आप ओझा जी और उनसे ले लीजिए। अभिषेक शायद अभी जुड़ा नहीं है, आपने उनसे पूछा था। धन्यवाद। माहेश्वर जी, पंडित जी, आप कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए। हाँ, आपसे ही क्वेश्चन था, बोलिए। अच्छा, हाँ, मुझे कही है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, यहाँ का उड़ीसा के रजिस्ट्रार से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से लेकर के, कोऑपरेटिव यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से लेकर के कई लोग से मैं बात किए थे क्या,
हर जगह पर अभी एडवर्टाइजमेंट है कि दिस कोऑपरेटिव ईयर। और कोऑपरेटिव ईयर में वो लोग डिसाइड किए हैं कि फार्मर्स कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव को सरकारी स्तर पर कहीं कहीं जगह पर 2000, 3000, 4000, 5000 मेंबर बना करके एक एक बड़े बड़े कोऑपरेटिव बनाए जा रहा है, ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के स्टेट तक। तो उसमें सरकार जो बन रहा है, सरकार भी मसौदा है कि उनमें फायदा दिखाई पड़े। सरकार अपने कोई भी चीज नहीं करता है जिसमें उनका फायदा नहीं है। पहले अपना फायदा में सोचते हैं, बाद में लोग का फायदा थोड़ी बहुत मिल जाते हैं उनके फायदा से। तो उसमें करीब करीब 29 सब्जेक्ट है। जैसे आपको कोऑपरेटिव को, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव को आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, आपको से गैस एजेंसी मिलेगा, वहां कॉमन प्रॉपर्टी मिल जाएगा, आपको वो मिलेगा। इस तरह का 29 सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, वो सबको ट्रांसफर किया जा रहा है कोऑपरेटिव को। कोऑपरेटिव में मैं अभिषेक से भी बात किए थे, मैं जब गया कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव में बनाना चाहता हूं, तो वहां का डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बोले कि आप और हम लोग सब बना चुके हैं, आपको आप ये नहीं बना सकते, आप सर्विस कोऑपरेटिव बना सकते हैं, आप प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बना सकते हैं, आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव बना सकते हैं, आप एजुकेशन कोऑपरेटिव बना सकते हैं, आप फार्म मतलब स्पोक कोऑपरेटिव बना सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव आप बना नहीं सकते हैं हम लोग। उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ये के लोग के लोभ दिया जा रहा है। जैसे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके उनको 3 साल तक पैसा दिया गया कि 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपया, भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन को हम 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं, मतलब हर 3 महीना में एक बार, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप कीजिए। उसी तरह कोऑपरेटिव को भी पैसा दे करके वहां का सरकारी अपना आदमी को एक तरह का स्ट्रेंथन बनाने की काम मुझे लग रहा है। पता नहीं ये सच है कि सही नहीं है, मैं जब और थोड़ा सा मैं अभी उस पर रिसर्च कर रहा हूं कि ये हो क्या रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उनका जो भी चेला चमड़ा है, जो भी उनका पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को वहां एक एंगेज दिया जा रहा है, और उनको जब पैसा आ रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आपका प्रोडक्शन को कोई एक पूंजीपति को दिया जाएगा कि आपका सामान को हम लोग बेच ये करेंगे। आखिरकार वो हमारे जो विचार है, प्रोडक्शन जिसका हाथ में रहेगा वही कंजप्शन करेगा, वही प्रोसेसिंग करेगा, वो नहीं होने जा रहा है। वो हो रहा है कि बड़े बड़े वेयर हाउस को पूरा करने के लिए जो हमारी भावना है, जिस तरह का हमारे अंदर में चल रहा है, ये बात उनके साथ भी पहुंच रहे हैं, लोग सजाग हो रहे हैं। तो वो लोग सजाग होने के पहले वो अपने सजाग होकर के सारे लोग को अपने कंट्रोल लेकर के, अपना ट्रेनिंग से लेकर के हर चीज कर रहे हैं। तो ये इसको हम लोग एक बार खो चुके हैं सारी चीज। कोऑपरेटिव पहले ही बना था, और कोऑपरेटिव का सेक्रेटरी से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर के जो लोग कोऑपरेटिव चला रहे हैं, उनका क्या है, लड़ाई चल रहा है। एक जितना इलेक्शन में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कोऑपरेटिव इलेक्शन में उससे ज्यादा भी खर्च करके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए जहां इलेक्शन है वहां उस तरह का चल रहा है, वहां उस तरह का अनैतिक चीज काम कर रहा है, हर चीज कर रहा है। तो हम लोग उससे कैसे, मैं उनको अभिषेक से भी 2-3 दिन पहले पर्सनली बात किए थे, उनका हम नतीजा कैसे निकालेंगे, उस तरह कैसे करेंगे, लोग को किस तरह मजबूत करेंगे, लोग को अंदर में जो खामियां आ रही है, पूरा कब्जा हो रहा है उस इंस्टीट्यूशन पर जो पूरा इमोरल है। एक कोऑपरेटिव चलाने के लिए पहला काम होना चाहिए, वो नैतिकवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, थोड़ा सा वैल्यूज को देना चाहिए, दूसरे के लिए सोचना चाहिए, वो नहीं है। मैनेजमेंट भी उन्हीं लोग का हाथ में रह रहा है। हर चीज में आप कोऑपरेटिव इलेक्शन करने के लिए वही गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास जाओ, उनका अकाउंट ऑडिट करने के लिए उनके पास जाओ, उनका मैनेजमेंट करने के लिए उन्हीं के पास जाओ, मतलब वो सरकारी बाबू के अंदर में है, और उनका जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो भी अनैतिक है। और थर्ड है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मैं जो और मैं मुझे अगर दिया जाए, मैं थोड़ा स्टडी करके आपको अच्छे से बता सकता हूँ, नहीं तो आपको राइटिव भेज सकता हूँ। कल्याण दादा, मैं थोड़ा इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, ये सारी जो चीजें आपने बताई, ये बातें इसके आगे की भी हैं। ये बातें
इतनी आगे तक की हैं कि कोऑपरेटिव के माध्यम से और कोऑपरेटिव फेडरेट करके लोग बड़ी बड़ी एमएनसीज भी खड़ी कर सकते हैं। बड़े बड़े उद्योग जो कि आज के उद्योगों से भी बड़े हो सकते हैं, उनको भी खड़ा कर सकते हैं। ये एक पक्ष है, बिल्कुल है। इसको हम लोग बिल्कुल अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, ये संभव है। लेकिन साथ ही साथ आज की व्यवस्था में, आज के सिस्टम में अगर हम इसको चैलेंज देना चाहते हैं तो हमारे पास भी यही सिर्फ एक विकल्प है। और दूसरी बात क्या है कि हम जिस सिस्टम से लड़ने की बात करते हैं तो सिस्टम का कुछ ऐसा आश्रय है कि इसी सिस्टम में हमारे ही जानने वाले बैठे हुए हैं, हमारे ही रिश्तेदार बैठे हैं, इसी हमारे ही भाई लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो अब एक चीज आती है कि हम इसको कैसे वो करें, कैसे काउंटर करें। पब्लिक जो है, पब्लिक में भी कमोवेश यही स्थिति है। तो तरीका यही हो सकता है कि एक वर्स्ट मॉडल और एक बेस्ट मॉडल, जब तक हमारे पास एक बेस्ट नहीं तो बेटर तो हो ही, बेटर मॉडल नहीं होगा, अल्टरनेटिव नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह की व्यवस्था को चैलेंज देना असंभव है। अब रही बात ऑडिट की और फॉर्मेशन की और इलेक्शन की, जो कि सरकारी मशीनरी के हाथ में है, तो वो है, सच बात है। लेकिन जब आप सामूहिक तौर पर जाते हैं तो सामूहिक तौर पे, और वो समूह की अगर ताकत होती है तो वो अधिकारी भी बेवजह बिना गलत कारण के उसमें अननेसेसरी का इंटरवीन नहीं करता है। इसका उदाहरण देखना हो तो जब पार्टियों की सत्ता चली जाती है, तब भी जो नेता दूसरी पार्टी के होते हैं उनका स्थानीय स्तर पे काम नहीं रुकता, क्योंकि वो अधिकारी, वो बाबू, वो लोग जानते हैं कि इनसे पंगा लिया, इनसे अगर हम उलझे तो हमको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संगठन में शक्ति होती है। और अगर हम समूह बना रहे हैं, और जो मैं पहले भी बोल चुका कि सभी विषयों पर समग्रता से काम करते हुए अगर हम चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और सिर्फ एक दिशा में भागे कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करना है, तो जाने कितने लोगों ने प्रयास किया, फेल हो जाएंगे और चुपचाप घर में बैठ जाएंगे। शांति से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर रिजल्ट ले आएंगे। चुप रह के काम करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे और एक एक कंप्लीट सिस्टम के साथ करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। बाकी सभी लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, सभी लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। गवर्नमेंट अपनी तरीके से सोचती है, ब्यूरोक्रेट अपनी तरीके से सोचते हैं, जजेस जुडिशरी अपनी तरीके से सोचती है, बिजनेसमैन अपनी तरीके से सोचता है, और सभी अपने दांव में लगे रहते हैं कि किसका कहाँ दांव लग जाए। लड़ना तो इन्हीं से है ना, एक व्यवस्था से लड़ना है जिसमें ये सब पक्ष हैं, और ये पक्ष ऐसे हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, और कुछ मामलों में तो हम लोगों से बहुत बेहतर हैं, संसाधनों के मामले में, पहुंच के मामले में। तो अब इनसे ये लड़ाई, इनसे पार पाके ही जीती जा सकती है। तो उस सोच के साथ हमें जाना होगा। यहाँ पर खूनी संघर्ष और ऐसी जैसी स्थितियां जो हैं, वैसी बनने की स्थिति फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने अपरिपक्व हैं और समाज में नैतिकता इतनी खत्म हो चुकी है कि अगर इस तरह की स्थिति बनती भी है तो भी एक बड़ी अराजकता में वो कन्वर्ट होगी, एक सोल्यूशन पे नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो हाथ होंगे वो बहुत ही कमजोर हाथ होंगे जो इतने बड़े सिस्टम को संभालने के लिए सक्षम नहीं है। धन्यवाद। तो अब मैं बलदेव जी से आग्रह करूंगा, समय हो चुका है, इसको समाप्त करें, और ये जो विषय है इसको हम पॉजिटिव लेते हुए, इसको एक चैलेंज के तौर पे लेते हुए काम करें और समग्रता के साथ काम करें। राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करें, सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, और हर क्षेत्र में सभी लोगों के साथ मिलकर काम करें। इसीलिए मेरा मानना है कि एक शायद आंदोलन सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए बहुत सारे आंदोलनों की आवश्यकता है। और एक बात और, जो लोग अपनी समाज में क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, जो दल समाज में क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं,
उनके साथ जुड़ने से, उनके साथ खड़े होने से जरूर बचना होगा। और आज के डेट में तो सभी दल ऐसे ही हैं, तो हमें थोड़ा सा एक उचित दूरी बना के काम करना है। धन्यवाद। सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी लोगों ने अपना अपना जो वर्षन था वो रखा, और कॉर्पोरेट सोसाइटी के माध्यम से अनेक जो विकृतियाँ अपने समाज में को देखने को मिल रही हैं, छोटे व्यवसायियों के, छोटे उद्योगपतियों के, छोटे कारोबारियों के, और जो लघु हमारे उद्योग हैं उनको जो समस्याएं आ रही हैं, उसके बारे में आज चर्चा हुई है, बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। और इस प्रकार की चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और चर्चा चर्चा तक सीमित ना रहे। ये चर्चा आम लोगों के बीच में जाए तो उसका ही लाभ होगा। आम लोगों को ये मालूम होगा कि उनके बारे में भी कोई सोच रहा है, तो आम लोग हमारे से जुड़ेंगे। तो मैं अपने सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस समान विचारधारा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जोड़ते जाएं, ताकि ये काम जो है वो द्रुत गति से आगे बढ़े। धन्यवाद, आभार। अभिषेक जी, अब इसको बंद करना है या क्या करना है? डिस्कशन चली रहेगी। अभिषेक जी। पांडे दादा कहाँ से हैं दादा? महेश्वरी पांडे। महेश्वरी पांडे तो हैं अपने उत्तर प्रदेश के अपने आजमगढ़ से। अच्छा। हम्म। और कोई बात अगर बोलना चाहता है तो आप अपना विषय रख सकता है। अभी मतलब ये बैठक जो है समाप्त प्राय हो गई है, और अपनी चर्चा हम कर सकते हैं। दादा, ये आप जो बता रहे थे ना कि कोऑपरेटिव को लेकर के जो नेशनल ये, उस हाँ पर जी। कभी, उस पर मैं ज्यादा थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। मैं उस वक्त नहीं था, कभी अटेंड नहीं किया था। अगर तो इस एक, तरह का कोई प्रयास चल रहा है कि हाँ उड़ीसा उड़ीसा का, अगर मैं अभी उड़ीसा के कई जिला दौड़ कर रहा हूँ कि इस तरह का कोऑपरेटिव को, क्योंकि मेरे शुरू से कई 20-30 साल से मैं सोच रहा था कि कोऑपरेटिव अच्छा। पर आंदोलन किया जाए, कोऑपरेटिव में कुछ काम किया जाए, लेकिन मुझे इतना अनुभव नहीं था, मेरे इतना ज्ञान भी नहीं था उस कोऑपरेटिव पर। लेकिन कल्याण जी, आप अब लोग। हो गया, ये कोविड का काम शुरू हो गया, और सुभाष नालंगे जी इसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और हम्म। अभी 20 लोग जो हैं वो इसमें नेशनल जो कोऑपरेटिव है उसके सदस्य बन चुके हैं। और हम्म। मतलब लगभग 6 स्टेटों में काम चल रहा है। हिमाचल में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, फिर अपने महाराष्ट्र में चल रहा है। इसका 6-7 प्रांतों में काम चल रहा है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम्म। हमने जो हमारा 11,000 का जो नेशनल इसका डायरेक्ट होगा, उसका 11,000 उसका डोनेशन है। हम्म। और स्टेट का 5, स्टेट अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो क्या रखते हैं वो उन पर निर्भर करता है। और ये भी हम्म। योजना है कि 10% जो है वो कॉर्पोरेट सोसाइटी लगाएगी, और 90% जो है वो सरकार लगाएगी उसमें। तो मतलब हम्म। पैसे की कमी कोई नहीं। एक आप 10 करोड़ लगाओ तो 90 करोड़ जो है वो सरकार देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पैसे देने के लिए तैयार है। तो हम्म। अब उस पैसे का उपयोग कैसे करना है, ये सारा आप बैठ के निश्चित करना पड़ेगा। आप हमारी कॉर्पोरेट सोसाइटी की जो हमारी मीटिंग होती है उसमें आप आइए, और उसको आपको सारी जानकारी उसमें से मिल जाएगी। हमें मैंने राजा कब राम जी मैं यादव। मैंने कब कब होता है कोऑपरेटिव पर चर्चा है कि मीटिंग? मुझे थोड़ा सा उनका लिंक नहीं तो मेरे नंबर में भेजता हूँ, मुझे आप जोड़ आप सकते हैं उसमें। भेजो, आप नंबर भेजो, मैं उसको आपको मतलब उसमें जोड़ देता हूँ। नंबर आप ओके। चैट में डाल।
नंबर आप लिखा दो मुझे। हाँ दादा, मैं ये कर रहा हूँ, चैट में डाल दिया। 94,383 94,383 62372। 62372। और हाँ, ये आपका नाम है कल्याण अंधन? कल्याण आनंद। कल्याण। हाँ हाँ। और ये आप गुजरात से हैं? नहीं नहीं, मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से, अच्छा ठीक है। उड़ीसा, तो उड़ीसा के आप डायरेक्ट समझ लो आपको अपने आप को। मैं सुभाष नंद हम्म, लंगेश आपके पास रहता हूँ। और हाँ वो आपको बता देंगे सारी बातें जी। ठीक है दादा। लेकिन धन्यवाद। काफी पोटेंशियल है, मतलब कोऑपरेटिव में काफी पोटेंशियल है, अगर सही हाँ हाँ। ढंग से रखा जाए। वो एक आर्थिक आजादी नहीं है, एक सामाजिक आंदोलन, और उससे भी बड़ा कुछ कर सकता है अगर हाँ ठीक जी, से हाँ रख जी, दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। कि इसका प्रयोग सिर्फ चर्चा नहीं है, उनका प्रयोग भी होना चाहिए समाज में। और हाँ लोगों को हाँ, नहीं इंतजार में है, प्रयोग सही नेतृत्व की खोज है। हाँ जी, प्रयोग हो रहा है उसका, लगातार प्रयोग हो रहा है। और मतलब ये हम्म बीज बीज विदेशी बीज जो है, मतलब हम्म जो इसमें पेस्टिसाइड मुक्त बीज तैयार हो रहे हैं, वो बीज जा रहे हैं गाँव देश देश में, मतलब हम्म। प्रदेशों में जा रहे हैं। और वो शुद्ध बीज जो है वो तैयार हो रहा है। नहीं, हर उस पर हर तो उस पर तो रिसर्च, उनका डेवलपमेंट, ये सारी चीज होना चाहिए। मतलब जैसे वो अभिषेक जी बता रहे हैं ना, एक चीज पर नहीं है, कई एक हम्म, चीज पर हम लोग को प्रयोग करना पड़ेगा, तभी तभी सारे सब चीज इंटरलिंकिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप बीज नहीं करोगे तो उन पर डिपेंड करोगे, आपका कोऑपरेटिव फेल, क्योंकि हाँ आपको जी, हाँ बीज जी, मिलेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अगर प्रोडक्शन किए उनको, अगर प्रोसेसिंग नहीं किए तब भी फेल। और हम्म। प्रोसेसिंग किए उनको उनको मार्केटिंग के नहीं किए वो भी फेल। और हाँ जी, मार्केटिंग करने के लिए आपका मानसिकता नहीं बना पा रहे हैं, वो भी फेल। हाँ कि बिल्कुल ठीक है। मैं 4 साल के अंदर में कभी जीवन में बिजनेस नहीं किए थे, कि कभी ये सब किए नहीं थे, मेरे बैकग्राउंड अलग था, अभिषेक हम्म जानते हैं। तो मैं जब पहली बार एंट्री किए, तो मैं तो 3 साल के अंदर में कई दुकान को बंद करवा दिए, क्योंकि वो तो वही होता है ना, वो भी कैपिटलिज्म के तौर पर चला बिजनेस मेरा, एक हाँ जी, कोऑपरेटिव स्टोर। क्योंकि उतना पैसा नहीं लगाया था, कोई एक साथ 15-20 लाख में तो लगा दी। हम्म लेकिन बाद में चला नहीं पाए, क्योंकि लोग का मानसिकता तैयार नहीं था। जब रिलायंस मेरे सामने आ गया, मैं हट गया, हम्म। मेरे को खा लिया वो। मैं छोटे छोटे दुकान में खाया था, वो भी मुझे खा लिया। अच्छा अच्छा। तो मानसिकता अगर बन जाए, कोऑपरेटिव भी कितने भी सस्ता दे, फ्री दे, हाँ जी। तब भी लोग नहीं देखेंगे। हम्म। क्योंकि कोऑपरेटिव मेरा मतलब रिलायंस मेरा नहीं है, इस तरह की मानसिकता बनाना पड़ेगा दुनिया में। मानसिकता बनानी पड़ेगी। अब जब आप जैसे लोग लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो मानसिकता बनेगी लोगों की, ऐसी ये बात है। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। नहीं, आप लोग जैसे बुजुर्ग और गाइडेंस अगर देना शुरू करेंगे तो लोग जुड़ेंगे। लोग जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन नेतृत्व लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, नेतृत्व ठीक की है। कमी है। हाँ जी, हाँ जी। अभी सभी से बड़ा, अभी जो अच्छा आदमी है, वो घर में बैठ करके दुनिया का सपना देख रहा है कुछ बदलेगा। और हाँ, जो जो जिन जो जो समय देना चाह रहे हैं, उनको बुद्धि का कमी है ना, वो समय हाँ जी, नहीं हाँ दे जी। पा रहे हैं। हम मेरे जैसे आदमी है ना, हम तो समय दे रहे हैं, मेरे 24 घंटे, मेरे मेरे कोई 24 घंटे में तो समाज के लिए हूँ। 24 घंटे, हम्म 24 आवर। ठीक। मेरा कोई काम नहीं है, ना परिवार है, ना कोई संपत्ति है, ना कुछ है, कुछ नहीं मेरा। ठीक, हम्म बढ़िया बढ़िया। आप जैसे लोग चाहिए, आप जैसे लोग ही बदल करेंगे व्यवस्था का। हम्म। तो आप लोग नेतृत्व दीजिए, हम कार्यकर्ता बन जाते हैं, तो दोनों का समीकरण से कुछ हो जाए। हुआ तो हुआ, कल्याण जी, नहीं आप तो नहीं हुआ। आपका हाँ, रेजिडेंस घर कहाँ है आपका? घर तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ? मेरे घर कटक डिस्ट्रिक्ट में, कटक से नजदीक है। लेकिन मैं कटक। घर नहीं जाता हूँ, मेरे घर से मैं दूर हूँ। घर मेरे नहीं तो मतलब आपका सेंटर कहाँ है, कहाँ आप रहते हैं, कहाँ से आपको एक्टिविटी कहाँ से चलती है? मैं भुवनेश्वर में कोई एक मुझे मकान दिया है रहने के लिए, मैं रह अच्छा। रहा हूँ वही भुवनेश्वर में। यहाँ
कई एक ऑर्गेनाइजेशन से है, आज यहाँ हूँ तो कल वहां तो कल हुआ हूँ, मतलब सिर्फ रहने के लिए तो हजारों जगह है। मैं अच्छा हर अच्छा रोज घूमते रहता हूँ, आज उनका घर में कल उनका घर में। अच्छा। हम्म। ठीक लेकिन है। भुवनेश्वर में एक रखा हूँ, मुझे हाँ जी। एक बिल्डिंग है मेरे पास रहने के लिए, ठीक। और हम्म। वहीं से मैं ऑपरेट होता हूँ, कहीं आता हूँ, मतलब कहीं मैं एक जगह पर स्थिर नहीं हूँ, मतलब उड़ीसा सारा घूमते रहता हूँ। ठीक है ठीक है। बलदेव जी, हेलो। सूद साहब, हेलो। हाँ गोपाल जी, सू साहब लग रहा है सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा, चलिए, और सब कुशल है? हाँ हाँ सब कुशल है। चलिए ठीक है, तो अब बंद कीजिए। होस्ट तो बलदेव जी हैं, वही चलिए बंद अब हो करेंगे। गया टाइम। हम्म। तो आप सबका आभार प्रकाश कर दीजिए सब तब लोग बंद छोड़ करने देंगे से तो पहले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धनंजय सिंह जी आप कहाँ से हैं? उन्नाव से भाई साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। उन्नाव यूपी। जी जी जी।